Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. यह हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 4 है और आज का हमारा टॉपिक है फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में जो आने वाला सिलेबस है उसके 3 पार्ट का रिवीजन। उसमें सबसे पहला पार्ट है सुनीता की पहिया कुर्सी। ये कहानी थी एक छोटी बच्ची सुनीता की। वो आज सुबह जल्दी उठी और बहुत उत्साहित थी क्योंकि उसे पहली बार आज अकेले बाजार जाना था। मगर वह उत्साहित क्यों थी? क्योंकि वह एक अपाहिज लड़की थी। वह अपने पैरों पर स्वयं नहीं चल सकती थी और जो अपने रोज़मर्रा के काम थे वो उसके लिए मुश्किल थे, परंतु फिर भी वो अपने ढंग से उन्हें कर लिया करती थी। जैसे कि जूते पहनना, अपने लिए खाने के लिए कोई सामान लेना इत्यादि, वह स्वयं ऐसा काम खुद कर लेती थी। आज उसकी माँ ने उसे बाजार अकेले जाने की छूट दी थी और वह बाजार जाने के लिए तैयार थी। उसने अपनी माँ से झोला लिया, पैसे लिए और चल दी अकेले बाजार। सुनीता को सड़क पर देखना बड़ा अच्छा लगता था। क्योंकि वहाँ पर बच्चे अलग अलग खेल खेल रहे होते थे, मगर वह नहीं खेल सकती थी क्योंकि वह अपने पैरों पर नहीं चल सकती थी। मगर जैसे ही वह बाजार के लिए निकली तो सभी लोग उसे टकटकी लगाकर देखने लगे। वह कुछ उदास थी। क्योंकि वह और बच्चों की तरह नहीं खेल सकती थी। फिर उसे एक बच्चा दिखा जिसे सब छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे और फिर भी वह आगे बढ़ती गई। लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे मगर वह आगे चलती रही। आगे जाकर उसे एक बच्ची मिली जो उसे आश्चर्य से देखते हुए कुछ पूछना चाहती थी, मगर उस बच्ची की माँ ने उसे रोक दिया क्योंकि उस बच्ची की माँ को लगा कि इस तरह के सवाल उससे नहीं पूछे जाने चाहिए। सुनीता को उसकी माँ का यह व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। खैर, वह आगे गई और दुकान पर चढ़ने लगी तो सीढ़ियों की वजह से वह नहीं चढ़ पा रही थी। तभी वही छोटा लड़का जो कि बच्चे जिसे परेशान कर रहे थे वो सुनीता की मदद के लिए आया। उसने उसे पहली सीढ़ी पर चढ़ाया और इस प्रकार सुनीता दुकान पर पहुंच गई। दुकान पर पहुंचते ही उसने अमित को धन्यवाद दिया और दुकानदार से 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसको देखकर मुस्कुराया और चीनी की थैली पकड़ाने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था किसने? सुनीता ने। मगर दुकानदार ने उस बच्ची की सहायता के लिए जो चीनी का थैला था उसके गोद में रख दिया। सुनीता को दुकानदार का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा और वह अमित से कहने लगी कि लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? मैं क्या उन किसी से अलग हूँ? तो उस लड़के ने उसे समझाया कि हाँ, तुम्हारी कुर्सी की वजह से शायद लोग तुम्हें से अलग व्यवहार करते हैं। और जब अमित उससे पूछता है कि तुम इस कुर्सी पर क्यों बैठी हो तो वह उसे बताती है कि मैं चल फिर नहीं सकती, लेकिन मैं वो सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे करते हैं। और अमित ने भी सरना में हिलाया, मैं भी वो सारे काम कर सकता हूँ पर दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ। यह बात अमित अच्छी तरीके से जानता था और उसने यह बात सुनीता को भी समझाई कि वह भी और बच्चों से थोड़ा अलग है। दोनों बातचीत करते रहे और मगर फिर वो वहाँ से चल दिए। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया और दोनों सड़क पर चल दिए। अभी भी
लोग सुनीता को घूर घूर कर देख रहे थे, मगर अब सुनीता को किसी की परवाह नहीं थी। तो ये कहानी थी और इसके अभ्यास प्रश्न क्या क्या थे, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। कि सुनीता को सब गौर से क्यों देख रहे थे? क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर जा रही थी। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? क्योंकि दुकानदार ने चीनी की थैली उसकी गोद में रख दी ताकि उसे आसानी हो, परंतु सुनीता ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसीलिए उसे उसका व्यवहार अजीब सा लगा। इस तरह के जो भी इसके अभ्यास प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता था। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना क्यों अच्छा लगता होगा? क्योंकि वहाँ पर बच्चे उसे खेलते हुए दिखाई देते होंगे, गाड़ियाँ इधर से उधर आती जाती दिखती होंगी तो उसे अच्छा लगता होगा। तुम्हारे घर के आसपास सड़क पर तुम्हें क्या दिखता है? ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फरीदा की माँ ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। होता है ना, कई बार कई चीज़ें आपके लिए भी होती होगी, आपको भी रोका जाता होगा कुछ काम करने से। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? क्योंकि फरीदा की माँ को ये लगा कि भाई इस तरह के सवाल बच्चे से पूछेंगे तो उसको बुरा लगेगा। क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? तो हमें लगता था कि भाई नहीं, बिल्कुल पूछना चाहिए। जिसके बारे में जानकारी नहीं हो वो चीज़ें तो हमें जान लेनी चाहिए। क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है, कब मना करता है? तो भाई किसी भी बात के लिए जब होता है तो आप इसको लिख के बता सकते हैं। तो इस तरह के कोई भी प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो किन किन कामों में उसे परेशानी आएगी? तो ये भी है कि अगर आपकी पाठशाला में आएगा तो वो बच्चों के साथ उस तरीके से नहीं खेल पाएगी, वो आपकी तरह चेयर टेबल पर नहीं बैठ पाएगी, उसको वॉशरूम वगैरह यूज़ करने में या एक क्लास से दूसरे क्लास जाने में दिक्कत होगी। यही सब उसे यह परेशानी ना हो उसके लिए पाठशाला में तुम क्या क्या बदलाव सुझा सकती हो? तो क्या क्या आप काम कर सकते हैं उसके लिए? कि भाई रैंप होना चाहिए ताकि वो बच्चे कहीं भी इधर उधर आ जा सके। इस प्रकार की चिट्ठी लिखने के लिए भी आपसे कहा जा सकता है कि भाई सुनीता एक हिम्मत वाली लड़की है, अगर आपको उसे कुछ कहना है तो आप क्या कह सकते हैं। इसी प्रकार ये कुछ प्रश्न था कहानी में आगे, जैसा कि हमने अपनी लुकिंग अराउंड बुक में पढ़ा था रवि भैया के बारे में जो देख नहीं सकते थे मगर फिर भी किताबें पढ़ते थे। उसी प्रकार वो पूछना चाह रहा है कि क्या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो सुन और बोल नहीं सकता? अगर कोई ऐसा बच्चा है तो आप उसे अपनी बात कैसे समझाओगे? ये सारे उस तरह के प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट, ऐसे ही है मेरा आविष्कार। इसमें एक आविष्कार के बारे में पूछा गया है कि भाई तुम क्या चीज़ चाहते हो कि क्या होना चाहिए और उसको बनाने के लिए तुम्हें क्या क्या तरीके अपनाओगे आप, तो वो सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर अगला पार्ट था हुदहुद। हुदहुद एक पक्षी है। हमने उस पक्षी के बारे में पढ़ा, उसकी कलगी होती है और वह कैसे कैसे उसे सोने की कलगी से नॉर्मल एक कलगी मिली, उसके पीछे क्या कारण था, हमने ये सब जाना। और हुदहुद जो चिड़िया है उसकी क्या क्या खासियत होती है, उसे कैसा पहचाना जा सकता है, हमने उसके बारे में भी जाना। जैसे कि हुदहुद का शरीर जो होता है रंग बिरंगा, वो चटकीला होता है, पंख काले काले होते हैं जिस पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं, गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है, चोटी भी बादामी रंग की होती है मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं, दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है, चोंच पतली लंबी और तीखी होती है, इस चोंच से वो आसानी से ज़मीन के भीतर छुपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढकर निकाल सकती है। वो उसकी चोंच नाखून काटने वाली नरहनी और से बहुत मिलती है और शायद इसलिए कहीं कहीं उसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के लगभग सभी हिस्सों में पाई जाती है। कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दूब में छुपे हुए कीड़ों को खा सकती है। हुदहुद 3 से 10 अंडे तक देती है। अंडे से जब तक बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं वो अंडों पर बैठी रहती है और नर जो होता है वो उसके लिए भोजन लेके आता है, मगर इसको पालतू नहीं बनाया जाता, ये इसकी विशेषता है। राइट, अब इसके अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं। जैसे क्या है कि हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया तो कहीं पदुबया भी नाम से पुकारते हैं। क्यों उसको इसलिए पुकारते हैं? क्योंकि हजामिन उसकी जो चोंच है वो नाखून काटने जैसे औजार की तरह है, साथ ही साथ पदुबिया इसलिए बोलते हैं
क्योंकि उसकी चोंच से वह दूब में छुपे हुए कीड़े भी आसानी से ढूंढ लेती है। हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ कि वह कैसा भोजन खाते होंगे, चोंच से वो क्या क्या काम ले सकते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न। साथ ही साथ कहता है कि पाठ में से ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि अब हमने लिखा कौन कौन सी चीज़ें जानते थे कि पक्षी उड़ सकते हैं। पढ़कर मालूम हुआ क्या कि कुछ पक्षी जो ऐसे भी है जो कीड़े मकोड़े भी खाते हैं और वो 10 अंडों तक भी दे सकते हैं। जानना चाहती हूँ कि उन्हें इस प्रकार का रंग कैसे मिलता है, कैसे और कहाँ से पता लगाऊंगी। वो कैसे पता चलेगा भाई, वो मैं बुक्स को पढ़ूंगी और या अपने बड़े बूढ़ों से पूछूंगी। इस प्रकार और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता चली, वो भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे कि अगर तुम्हें हुदूद को पहचानने के में किसी की मदद करनी हो तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे। 4-5 वाक्यों में लिखो। यानी कि जो हुदूद की जो क्वालिटीज़ हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे। अब वो कहता है आप कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 5-5 बिंदु लिखो। यह लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। न सिर्फ हुदूद के बारे में बल्कि आपको कौवा, कबूतर या किसी और पक्षी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तरह तरह के नाम। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाइए। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में उन्हें क्या कहते हैं। इन पक्षियों के नाम तुम्हें पता नहीं है, उनके नाम तुम्हें पता करने होंगे। तो ये भी एक टास्क था आपके लिए, है ना। नेक्स्ट है आपका कि तुमने हुदहुद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी। अब उसको अपने शब्दों में आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक इसी प्रकार आपसे भी किसी भी पाठ के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी वो पीछे एक कहानी थी सुनीता की पहिया कुर्सी। ये भी कहा जा सकता है कि आप सुनीता की पहिया कुर्सी को अपने शब्दों में लिखिए। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया गया है। रंग कैसे होते हैं यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फीके रंग, चटकीले रंग आदि। बताओ कि ऐसे रंग किन किन चीज़ों के हो सकते हैं। अब क्या है, यहाँ रंग का नाम लिखा है। आपसे इसको अभ्यास प्रश्न में भी प्रश्न रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है कि जैसे गहरा क्या हो सकता है, लाल। किसका रंग, किन चीज़ों का रंग हो सकता है, वो किस चीज़ों का नाम बताओ। तो गहरा लाल रंग का क्या होता है, टमाटर भी होता है ना। तरबूज को अंदर से काट दो तो वो भी ऐसे ही होता है। फीका, अब आप कोई भी रंग लिख सकते हैं। फीका हरा, किसी खिलौने का नाम लिख सकते हैं। भड़कीला लाल या भड़कीला हरा या भड़कीला पीला, वो किसका रंग होता है, आप लिख सकते हैं भाई किसी फूल का हो सकता है या किसी ड्रेस का हो सकता है। सुनहरा, सुनहरे के साथ तो पीला ही आएगा, है ना। तो सुनहरा पीला किसका होता है, आपकी किसी भी चीज़ का आप बता सकते हैं रंग, राइट। अब वो कहता है यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा, सोचो। ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम जो किसी चीज़ के नाम पर पड़े हैं। आसमानी रंग आसमान से, है ना, क्योंकि वो आसमान जैसा दिखता होगा। ठीक उसी प्रकार बैगनी रंग बैगन से, संतरी रंग संतरे से, ऐसे ही जामुनी रंग जामुन से। इसी प्रकार आपको अलग अलग रंग बताने और यही आपसे प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। शब्द एक, अर्थ अनेक। जैसे शाह की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी। अब यहाँ भेंट का मतलब मुलाकात और यहाँ भेंट का मतलब गिफ्ट है। ऐसे ही आपको यहाँ पर अलग अलग शब्दों, एक ही शब्द हों मगर उनके अर्थ अलग अलग होते हों, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे एक प्रश्न दिया कि आप मगर से 2 अलग अलग सेंटेंस बनाइए, तो उसके लिए क्या होगा, मगर एक हो गया, एक मगर का मतलब हुआ मगरमच्छ और एक मगर का हुआ जिसे हम अगर मगर करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि मैंने चिड़ियाघर में बहुत से मगर देखे, राइट। दूसरा मगर का क्या होगा कि मैं रोटी खाना चाहती थी मगर माँ ने मुझे चावल दिए। ठीक उसी प्रकार आपसे अन्य प्रश्नों के अन्य कोई अक्षर भी दिया जा सकता है जिसके 2 अर्थ होते हैं और आपको उन दोनों अर्थों का इस्तेमाल करते हुए, जैसे पर, कि चिड़िया अपने परों से उड़ती है। दूसरा पर कि मैं जमीन
पर सो गई। राइट। इसी प्रकार और भी कुछ प्रश्न आपसे वाक्य बनाने के लिए इस तरह के शब्द आ सकते हैं। तो वो कहता है हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं, क्योंकि वस्तु और नाम है। नीचे दी गई तालिका को आगे बढ़ाओ। तो हुदहुद पक्षी, भारत देश, अनार फल। ऐसे ही आप कुछ और भी जो जोड़े थे आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। हिंदी के फाइनल सिलेबस का ये लास्ट चैप्टर है मुफ्त ही मुफ्त। ये कहानी थी एक भीखू भाई की जो बहुत कंजूस थे और उनको रात को खाना उनका मन करता है घर में बैठे बैठे कि भाई नारियल कस के खाया जाए, उसमें चीनी मिलाकर। अब घर पे नारियल नहीं होता तो वो नारियल लेने बाजार में चल देते हैं। बाजार में जब वो नारियल लेने पहुंचते हैं तो उसका दाम पता चलता है उन्हें 2 रुपये। भीखू भाई परेशान हो जाते हैं, कंजूस होते हैं, तो वो कहते हैं भाई 1 रुपये में दे दो। तो कहता है नहीं भाई 2 रुपये में मिलेगा, 1 रुपये में लेना है तो आप आगे नहर के पास चले जाओ। जो हमारे भीखू भाई थे वो नहर के पास चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें 1 रुपये का मिलता है तो वो उन्हें 1 रुपये भी देना नहीं चाहते। वो कहते हैं भाई 50 पैसे में दे दो। तो वो 50 पैसे में देने से मना कर देता है। वो कहते हैं भाई 50 पैसे में चाहिए तो आप थोड़ा आगे चले जाओ, वहाँ बाग है, बाग से मिल जाएगा। तो वो बाग में पहुँच जाते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ा घूम भी लेंगे। अब घूमते घूमते थक हार के वो बाग पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो वो कहते हैं भाई 50 पैसे का तो नहीं मिलेगा, कम से कम 25 पैसे का तो देना पड़ेगा। वो कहता है भाई 25 पैसे क्यों, मैं तो इतनी दूर से आया हूँ। तो वो कहता है भाई यहाँ तो बहुत सारे हैं। जो नारियल के बाग का जो चौकीदार होता है वो कहता है ठीक है भाई, बहुत सारे नारियल हैं, तुम पेड़ पे चढ़ो और तोड़ लो, मैं तो अपनी मेहनत का पैसा मांग रहा हूँ। तो वो खुश हो जाते हैं कि भाई मैं पेड़ में चढ़ के खूब सारे तोड़ लेता हूँ। वो जैसे ही नारियल तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं अचानक से नारियल पर लटक जाते हैं, उनका पैर फिसल जाता है। और फिर वहाँ से एक ऊँट वाला गुजर रहा होता है तो वो ऊँट वाले से मदद मांगते हैं। उससे पहले वो माली से, जो बगीचे का चौकीदार होता है, उससे मांगते हैं मदद। तो वो मना कर देता है, कहता है कि भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जो करना है वो करो। फिर ऊँट वाला जब उनकी मदद करने के लिए दौड़ता है तो वो जैसे ही उनके पैर पकड़ता है तो इतने में ऊँट जो है हरी हरी घास देखकर आगे बढ़ जाता है और ऊँट वाला भी हवा में लटक जाता है। फिर इतने में उधर से घोड़े वाला आता है। वो घोड़े वाले से कहते हैं कि भैया हमारी मदद कर दो। घोड़ा वाला भी जैसे घोड़े पर खड़े होकर उनकी मदद करने का प्रयास करता है तो घोड़ा भी निकल लेता है और वो तीनों के तीनों उस नारियल के अम्बे लटके रहते हैं। और वो भीखू भाई से कहते हैं कि भैया छोड़ना नहीं, अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। तो फिर दूसरा जो होता है वो कहता है कि भाई 100 रुपये क्या, मैं तो तुम्हें 200 रुपये दूंगा, तुम मत छोड़ना। अब भीखू भाई कंजूस, वो खुश हो जाते हैं कि बताओ नारियल को अगर मैं नहीं छोड़ता हूँ तो मुझे 300 रुपये कमाने को मिल रहे हैं। इसी खुशी में वो अपने हाथ छोड़ देते हैं और तीनों के तीनों आके नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं। तो ये थी कहानी भीखू भाई की। अब इसके अभ्यास प्रश्नों में से पूछा जा सकता है कि हर बार भीखू भाई कम दाम लेना चाहते थे, क्यों? क्योंकि वो कंजूस थे। हर जगह नारियल के दामों में फ़र्क था, क्यों? क्योंकि नारियल को बगीचे से बाज़ार में आने में कई लोगों से होते हुए गुजरना होता था और सभी लोग अपने मुनाफा कमाते हैं और नारियल का भाव या किसी भी और अन्य चीज़ों का भाव बढ़ता जाता है, इसलिए यहाँ भी अंतर था। तो कहते हैं कि क्या भीखू भाई ने नारियल सच में मुफ्त में मिला? पैसों की देखा जाए तो उन्हें पैसे नहीं देने पड़े, लेकिन उन्हें परेशानी कितनी हुई इसका अंदाज़ा इस कहानी को पढ़ के लगाया जा सकता है। वो खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा है? क्योंकि भाई वो बहुत पुराना हो गया होगा, इसलिए उसे बूढ़ा कहा होगा। कहानी को पढ़कर तुम्हें भीखू भाई के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा, तो उनके बारे में लिखो कि भाई वो कंजूस थे, है ना। वो पैसा बचाने के चक्कर में कुछ भी कर सकते थे, मगर पैसा नहीं देना चाहते थे। उन्हें खाने पीने का शौक़ था, बातें बहुत करते थे। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं और आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद तो कहता है कि क्या बढ़ा क्या घटा। जब वो इस सारे परिक्रम में नारियल के दाम घटते गए, भीखू भाई का लालच बढ़ता गया, रास्ते की लंबाई बढ़ती गई और भीखू भाई की थकान भी बढ़ती गई। तो ये आपसे ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में ये प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। ऐसे ही ये प्रश्न है कि यदि इस कहानी में भीखू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी कैसे बढ़ती? ठीक ऐसे ही बढ़ती,
है ना। इसका उद्देश्य क्या है कि आपको कहानी लिखनी आए, अपनी बात को कहना आए। इस तरह के प्रश्न भी आपसे अब पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। वो कहते हैं कहानी में नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो, अब इसे अपने घर की बोली में लिखो। तो वो हिंदी की है आपकी, तो इसलिए आप हिंदी में आराम से लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत छोटी सी बनाकर, है ना। अब वो लास्ट में कहता है कि भाई शब्दों की बात, नाना नानी, पतीली पतीला, ये क्या है, ऊपर दिए गए उदाहरणों की मदद से नीचे दी गई जगहों पर सही शब्द लिखो। अब क्या है, इसमें हम लिंग बदल रहे हैं, जैसे पुरुष से स्त्री और स्त्री से पुरुष बना रहे हैं। जैसे नाना का नानी, ऐसी पतीली का पतीला। ऐसा काका है, ये पुरुष है, अब काका का क्या होगा, काकी। दर्जी का क्या होगा, दर्जन। उसके बाद या दर्जिन। उसके बाद मालिक का मालिन, मालिन है ना, तो यहाँ क्या होगा, माली। टोकरी का टोकरा, मटका का मटकी और गद्दा का गद्दी, राइट। अब ये एक जनरल प्रश्न है ताकि आप कितना ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, कितना ध्यान देते हैं। तो उससे संबंधित क्या था कि मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा, आप बता सकते हैं कि भाई जो जो चीज़ें बिकती हैं मंडी में वो सब आप बोल सकते हैं। मंडी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे ताज़ा टमाटर 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया। मंडी में और कैसी आवाज़ें सुनाई देती होंगी, आप भी कभी पीट गए होंगे अपने मम्मी पापा के साथ, किसी के साथ, तो अगर गए हैं तो कौन कौन सी आवाज़ें आती हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। आपसे ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है ये सवाल, सही गलत में, और साथ ही साथ रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है। लास्ट में क्या कहता है कि क्या तुम अपने आसपास की ऐसी चीज़ें सोच सकते हो जहाँ बहुत शोर होता है, उस जगह के बारे में बताइए। तो ये भी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ना। उन चीज़ों के बारे में आप लिखेंगे। एक ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है, इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम यह अंदाज़ा लगा सकते हो। तो किस किस तरीके से आपको पता चला कि ये गुजरात की है और ये लोक कथा गुजरात की है, कैसे पता चला, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और लास्ट में लिखा हुआ है कि गुजरात में किसी का आदर करने के लिए तुम नाम के साथ भाई या बेन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तेलुगु में नाम के आगे गारू और हिंदी में जी जोड़ा जाता है। ऐसी आपकी कौन कौन से आप लोग क्या क्या कहकर बड़ों की इज्जत करते हैं, उन शब्दों का उपयोग आपने यहाँ पर लिखना है या बताना है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और लास्ट में ये सिर्फ अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र थे जो हम अपने घर में बना सकते थे, जैसे जल तरंग था, उसके अलावा नगाड़ा था और धागे का बाजा था। आपसे ये प्रश्न में पूछा जा सकता है, अभ्यास प्रश्न में, ये एग्जामिनेशन में, कि आप जल तरंग बनाने का तरीका बताइए, या धागे का बाजा कैसे बना सकते हैं वो बताइए, या नगाड़ा बनाने का तरीका बताइए। तो आपको वो तरीका लिखना होगा, इसीलिए इस पाठ को भी ध्यान से पढ़ेंगे। और ये थी अंत में कविता, और इस कविता से भी कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स या क्या हैं जिनके अर्थ पूछे जा सकते हैं। इस सभी के अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि एक डिक्टेशन जो इमला होती है वो भी आपसे पूछी जा सकती है, साथ ही साथ शब्दों के अर्थ भी आपसे पूछे जाएंगे। इसीलिए आप अच्छे से इन पाठ को पढ़ेंगे ताकि पाठ के अंदर से भी जो रिक्त स्थान की पूर्ति या सही गलत के बारे में पूछा जा सकता है, मुझे आशा है कि अब आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.